नमस्कार। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को समझना हो तो सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? बिल्कुल वैसे ही नागवंशी शासन व्यवस्था को समझने की कुंजी है मुंडा शासन व्यवस्था। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इस मजबूत पुरानी नींव के ऊपर एक बिल्कुल नई, काफी जटिल और सदियों तक चलने वाली शासन प्रणाली खड़ी की गई। चलिए, एक-एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इसकी नींव को समझेंगे, मतलब चेंज इन कॉन्टिन्यूटी क्या थी। फिर देखेंगे कि इसकी शुरुआत इतनी अनोखी क्यों थी। इसके बाद इसके एवोल्यूशन के 3 फेजेस को जानेंगे। जाहिर है, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। जेपीएससी के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इसे ड्यूअल सिस्टम या दोहरी व्यवस्था क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है चेंज एंड कंटिन्यूटी के नजरिए से देखना। मतलब क्या क्या बदला और क्या पहले जैसा ही बना रहा। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि नागवंशी शासकों ने पुरानी पराहा व्यवस्था को खत्म नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पुरानी इमारत गिरा दी और फिर कुछ नया बनाया। नहीं, उनका मंत्र था विस्तार, विनाश नहीं। उन्होंने मजबूत नींव को वैसे ही रहने दिया और बस उसके ऊपर एक नई मंजिल खड़ी कर दी। अब आते हैं इसकी शुरुआत पर, जो सच कहूं तो इतिहास की एक बहुत ही रेयर, एक अनोखी घटना है। जरा सोचकर देखिए, साल था 64 एडी। मदरा मुंडा, जो उस समय के बड़े लीडर थे, और बाकी मानकी, सब एक साथ बैठते हैं और सब मिलके सर्वसम्मति से फणी मुकुट राय को अपना नया राजा चुन लेते हैं। मतलब इतिहास में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? कोई लड़ाई नहीं, कोई खून खराबा नहीं। ये एक बिल्कुल पीसफुल और वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पावर था। और शायद इसी वजह से शुरुआत में सिस्टम में कोई खास बदलाव नहीं आया, सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। अच्छा, अब इस सिस्टम को ठीक से समझने के लिए इसके इवोल्यूशन को 3 अलग-अलग फेजेस में बांटकर देखना होगा, क्योंकि वक्त के साथ इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया था। तो पहला फेज यानी शुरुआती दौर, ये फणी मुकुट राय का समय था। और जैसा मैंने कहा, इस दौर में सब कुछ लगभग पहले जैसा ही था। जो मुंडाओं की ट्रेडिशनल हाथू और परहा व्यवस्था थी, उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये एक तरह से टैक्स फ्री सिस्टम था। मतलब समझिए, कोई रेगुलर टैक्स, कोई लगान नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को तोहफे दे देते थे, या फिर जब लड़ाई का वक्त आता तो अपनी सेवा दे देते थे। बस यही उनका टैक्स था। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर लोगों का जो पारंपरिक हक था, जो खूटकट्टी अधिकार थे, वो पूरी तरह से सेफ थे। और फिर आता है दूसरा फेज। ये एक टर्निंग पॉइंट था, वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत हुई मुगलों के आने से। हुआ ये कि 1585 में जब शहबाज खान की लीडरशिप में मुगलों ने हमला किया, तो नागवंशी राजाओं को उन्हें नजराना देना पड़ा। आप इसे एक तरह का ट्रिब्यूट समझ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये कभी कभार दिया जाने वाला नजराना एक रेगुलर टैक्स बन गया। अब इसे मालगुजारी कहा जाने लगा। और क्योंकि अब राजा पर मुगलों का प्रेशर था, तो पहली बार उन्हें अपनी ही प्रजा से रेगुलर टैक्स वसूलना पड़ा। और यहीं पे दिखता है कि सिस्टम ने खुद को अडैप्ट कैसे किया। ये बहुत क्लेवर मूव था। राजा ने टैक्स कलेक्शन के लिए कोई नए लोग नहीं रखे। उन्होंने जो पुराने मुंडा लीडर थे, यानी पाहन और मानकी, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दे दी। और टैक्स वसूलने के इसी नए रोल की वजह से अब उन्हें एक नया नाम मिला, भूइंहर। और इसके बाद आया तीसरा और शायद सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज। अब बाहरी ताकतें और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज एक तूफान की तरह आईं और इस सदियों पुरानी व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी। यहीं से आप कह सकते हैं इसका पतन शुरू हो गया। चलिए समझते हैं ये हुआ कैसे, एक एक करके। पहले तो राजा ने टैक्स कलेक्शन के लिए बाहर के लोगों को जागीरदार बनाना शुरू किया। इन्हें सैलरी के बदले में पूरा का पूरा गांव यानी जागीर दे दी जाती थी। फिर एंट्री हुई अंग्रेजों की, और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो परमानेंट सेटलमेंट आया, उसने तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इस कानून ने नागवंशी राजा का स्टेटस ही बदल दिया। अब वो राजा नहीं थे, वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करने वाला एक जमींदार थे। अच्छा, इतने सारे बदलावों के बाद भी एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो था ही। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 लेवल की हायरार्की कैसी दिखती थी। तो ये जो 5 लेवल का ढांचा था, उसे समझते हैं। देखिए, सबसे नीचे एकदम बुनियाद में था ग्राम। इसे कौन संभालता था? महतो या मुंडा। फिर कई गांवों को मिलाकर बनती थी पट्टी, जिसकी जिम्मेदारी भुइयर या मानकी के पास थी। इसके ऊपर परहा का लेवल था,
लेकिन अब परहा राजा की पावर पहले जैसी नहीं रही, खासकर जुडिशियल पावर। एक बड़ा बदलाव जो नागवंशियों ने किया वो था परगना का लेवल बनाना। ये एक नई रीजनल यूनिट थी और इन सब के ऊपर सबसे टॉप पर था राज्य, जहां महाराजा ही सुप्रीम अथॉरिटी थे। उनका फैसला आखिरी होता था। चलिए अब कुछ जेपीएससी एग्जाम स्पेशल कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं। ये पॉइंट्स सीधे सीधे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला, सुत्याम्बे, ये फणी मुकुट राय की पहली राजधानी थी। दूसरा, कुंवर, लाल, ठाकुर, ये टाइटल्स नागवंशियों ने ही सिस्टमेटाइज किए थे। तीसरा, राजास, ये वो जमीन थी जिसका टैक्स रेवेन्यू राजा को मिलता था। और चौथा, मंजीहस, ये जमीन जमींदार के पर्सनल यूज के लिए रिजर्व्ड होती थी। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? आखिर में ये सिस्टम था क्या? आइए इसके फाइनल कंक्लूजन को समझते हैं। देखिए, सार बस इतना सा है कि नागवंशी शासन असल में एक डुअल सिस्टम था, एक दोहरी व्यवस्था। आप इसे एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। कैसे? सामाजिक और धार्मिक मामलों के लिए पुरानी मुंडा परहा व्यवस्था चलती रही, उसमें कोई दखल नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही बात पैसे, जमीन और टैक्स की आई तो कमान पूरी तरह से एक नई फ्यूडल यानी सामंती और बाद में जमींदारी व्यवस्था के हाथ में आ गई। तो अब जब नागवंशी व्यवस्था की पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ है, सवाल ये उठता है कि तैयारी में अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या अब उराम जनजाति की पढ़ा पंचायत व्यवस्था की गहराइयों में उतरना चाहिए, या फिर उस ट्रिक पर ध्यान देना चाहिए जिसे नागवंशी राजधानियों का बदलता हुआ क्रम याद हो जाए, जो जेपीएससी में अक्सर एक सवाल बनकर आता है? अगला लक्ष्य क्या हो?